लोग डायरेक्टली ओपीडी में मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब आई एम हैविंग सियाटिका, प्लीज ट्रीट मी। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सियाटिका जो टर्म है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं दर्शाता है, ये एक लक्षण है। तो इस सियाटिका के कारण क्या होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से सियाटिका हो सकता है, बट अगर हम कॉमन कारणों की बात करें तो ज़्यादातर जो मेजर जो कारण है वो स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। तो हम वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उस नर्व रूट के अराउंड जाके नर्व को नम करने वाला इंजेक्शन डाल देते हैं। करंट रिकमेंडेशंस हैं उनमें हम यूजुअली रेस्ट नहीं रिकमेंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग एटर्नल ऑर्थोपेडिक से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सियाटिका, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले शुरू में हम कुछ सवाल पूछेंगे डॉक्टर आशीष डागर से, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन है, और फिर हम वो सवाल पूछेंगे जो कि कुछ दर्शकों ने हमें भेजे हैं, हमें ईमेल किया है, हमें व्हाट्सएप किया है। अगर फिर भी पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी स्पाइन से रिलेटेड या डिस्क से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर भेजिए, हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर आशीष हमारे सभी सवालों को ठीक से जवाब देंगे और आपके सारे क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर आशीष डागर से, जो कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन हैं गुड़गांव से। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वैसे एकदम बढ़िया डॉक्टर लोकेश, हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया एकदम। तो धन्यवाद डॉक्टर आशीष कि आज आप हमारे सभी दर्शकों के कहने पर एक सियाटिका टॉपिक के ऊपर आज आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। तो डॉक्टर आशीष, जो से मैं शुरू में आपसे कुछ कॉमन सवाल पूछूंगा कि सियाटिका क्या होता है, उसके बारे में आप डिटेल में हमें बताइए। बिल्कुल। तो डॉक्टर आशीष, जैसे कि एक सियाटिका बहुत ही कॉमन वर्ड है, काफी पेशेंट आते हैं कहते हैं मुझे सियाटिका है, तो बट जैसे काफी लोगों को डॉक्टर्स भी डायग्नोसिस बना कर दे देते हैं कि आपको सियाटिका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सियाटिका होता क्या है, तो थोड़ा सियाटिका के बारे में बताइए। बिल्कुल डॉक्टर लोकेश, खाली डॉक्टर्स डायग्नोस बना के नहीं देते हैं। आजकल ये सियाटिका इतनी कॉमन टर्म हो गई है कि लोग गूगल पे जाके अपने सिम्टम डालते हैं और उसमें डायग्नोसिस में सियाटिका आ जाता है। लोग डायरेक्टली ओपीडी में मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब आई एम हैविंग सियाटिका, प्लीज ट्रीट मी। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सियाटिका जो टर्म है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं दर्शाता है, ये एक लक्षण है और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो अगर मैं लक्षण को डिस्क्राइब करूं, जो सियाटिका के, जो अगर हम बात करते हैं कि सियाटिका का जो टर्म है उसका मतलब क्या है, कि जो सियाटिका डिस्क्राइब करता है एक दर्द को, पेन को, जो कि सियाटिक नर्व जो हमारी बॉडी की काफी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी नर्व होती है, उसके पाथ के अलोंग अगर आपको नर्व में आपको पेन हो रहा है तो हम इसको सियाटिका बोलते हैं। ये पेन आपके बटक्स, पीछे से बटक्स से शुरू होता है, आपकी थाई के बैक के पार्ट या बाहरी पार्ट हिस्से से होते हुए, घुटने के पीछे से होते हुए आपकी काफ में जाता है और आपके फुट तक भी जा सकता है। कई बार ये पेन जो होता है, इस पेन के साथ साथ आपको टिंगलिंग या नमनेस भी महसूस हो सकती है। सो इस जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, जो सिम्टम जो लक्षण डिस्क्राइब किया, इसको हम सियाटिका बोलते हैं। तो जैसे डॉक्टर आशीष आपने बीच में नाम लिया सियाटिक नर्व, तो थोड़ा सा बताएंगे सियाटिक नर्व क्या होता है एक्चुअली? तो डॉक्टर लोकेश, जैसे हमने डिस्कस किया कि सियाटिक नर्व हमारी शरीर की जो सबसे मोटी और सबसे बड़ी नर्व होती है, ये हमारी स्पाइन है, जो लंबर स्पाइन है, उसके जो बहुत सारी नर्व रूट्स हैं उनसे मिलके बनती है। अगर हम बात करें तो मेनली जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसका L3, L4, L5, S1, S2, S3 के अराउंड होता है। तो ये सारी जो नर्व्स हमारी स्पाइन से बाहर निकलती है, तो जैसे बाहर निकलते ही एक सोआस नाम की मसल होती है, उस सब में ये आपस में मिल जाती हैं, और जब ये मिल रही होती है ये स्पाइन से होते हुए नीचे की तरफ हमारे जाती है और ये हमारे पेल्विस में आ जाती है, जो हिप वाला रीजन है उसमें आ जाती है। वहां पे मिलके इकट्ठा हो जाती है और एक मोटी नर्व बनाती है जिसको हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। पेल्विस में, ये हमारे बटक्स में हमारे ग्रेटर सियाटिक नोच होती है, वहां फोरामेन होता है, वहां से वो नर्व बाहर निकलती है। अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल जो बटक्स का हमारा सेंटर पॉइंट होता है साइड में, वहां से निकलते हुए ये हमारी थाई में एंटर करती है। थाई में ये हमारी थाई की जो बैक पार्ट है उसमें नीचे की तरफ जाती है, घुटने के आसपास होते हुए और नीचे अपने हमारी काफ रीजन में चली जाती है। वहां पे अलग से फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक फ्रंट ऑफ लेग में सप्लाई करती है, एक बैक ऑफ जो लेग का जो कंपार्टमेंट होता है वहां पे रहते सप्लाई करती है, और फिर दोनों ही हमारे फुट में चली जाती है। सो दिस इज सियाटिक नर्व। ओके, तो डॉक्टर आशीष, ये जो सियाटिका का जो पेन होता है ये जनरली फील कैसा होता है? क्या उनको फीलिंग आएगी तो उनको लगेगा कि ये सियाटिका का पेन है, मसल का पेन नहीं है? देखिए, बिकॉज इट इज ए नर्व, और जो हम बात कर रहे हैं सियाटिका, इट इज ए नर्व रिलेटेड पेन या न्यूरोपैथिक पेन, तो
यूजुअली शार्प शूटिंग टाइप का करेक्टर होता है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पेन शुरुआत तो यहाँ से हो रहा है, बट यहाँ से आपको पूरा नीचे तक ट्रांसफर हो रहा है। वो एक पेन होगा जो कि एक लाइटनिंग की तरह हिप से शुरू होते हुए नीचे फुट तक जाएगा। साथ साथ में बिकॉज ये नर्व है तो नर्व का फंक्शन भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है इसमें, तो आपको कई बार टिंगलिंग, चीटियाँ जैसे पैरों में महसूस होगी। अगर आपको ज़्यादा कोई बीमारी है तो आपको नमनेस भी फील हो सकती है और कई बार आपको वीकनेस भी महसूस हो सकती है। जो इंटेंसिटी है पेन की वो वेरी करती है। कई बार जो ये इंटेंसिटी है ये मामूली सी इंटेंसिटी भी हो सकती है कि बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट है, कभी कभार होता है, और कई बार ये बहुत सीवियर हो सकता है पेन। ऐसा भी हो सकता है कि और टॉसिंग इन द बेड, आप बेड में करवट भी लेने में तकलीफ हो रही है आपको। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल में ये सिम्टम वेरी करते हैं या सब में अंदर सेम ही रहते हैं सिम्टम? नहीं, इसमें सिम्टम हमेशा वेरी कर सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक लक्षण है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे होता है। सपोज जैसे मैंने बताया कि जो सियाटिक नर्व है वो डिफरेंट नर्व से मिलकर बन रही है, तो अगर सपोज हम बात करते हैं कि L3 L4 पे आपका डिस्क प्रोलैप्स है, तो वो नर्व जो कंप्रेस करेगा आपका L4 नर्व को कंप्रेस करेगा या L3 को करेगा, तो आपका जो पेन होगा वो L4 नर्व जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है, जिस एरिया को सप्लाई करती है, उसी एरिया में मेन सिम्टम्स जाएंगे। सो L4 का नर्व आपका कभी भी फुट में नहीं जाएगा, आपके लेग्स तक रहेगा। बट अगर वहीं पे S1 में कंप्रेशन है तो आपको बाहरी तरफ, फुट के बाहरी तरफ में भी आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा कि कई बार जो नर्व से रिलेटेड पैथोलॉजीज होती हैं, जैसे अगर फोरामेन में कहीं पे कंप्रेशन है तो वो अलग तरीके से वहाँ पे आपको बैक पेन या बैक से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। तो हमें देखना पड़ता है कि अगर आप इन सिम्टम्स या सियाटिका के सिम्टम के साथ आ रहे हो तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपके हिस्ट्री को देख के, आपके कहाँ तक पेन जा रहा है, फिर इन्वेस्टिगेट करके कि कारण क्या है, और फिर उसी के हिसाब से हमें सिम्टम्स भी वेरिएशन मिलता है पेशेंट टू पेशेंट। तो डॉक्टर आशीष, जैसे अभी आपने बताया कि सियाटिका एक बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, मतलब कि वो एक लक्षण है, तो इस सियाटिका के कारण क्या होते हैं? मतलब कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि ये लक्षण पैदा करती हैं? बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से सियाटिका हो सकता है, बट अगर हम कॉमन कारणों की बात करें तो ज़्यादातर जो मेजर जो कारण है वो स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क आपकी किसी भी नर्व पे कंप्रेशन कर सकती है, जिसकी वजह से सियाटिका हो सकती है। इसके अलावा लंबर कैनाल स्टेनोसिस नाम की एक बीमारी होती है, ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, जिसकी वजह से जो हमारा लंबर स्पाइन में जो सेंट्रल कैनाल होती है, दैट मीन्स जो सेंट्रल टनल होती है जहाँ पे नर्व सारी रहती हैं, कई बार उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, तो हम इसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से भी सियाटिका हो सकता है। एक लिस्थेसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज है वो आगे खिसक जाती है रिलेटिव टू अनदर वर्टिब्रल बॉडी, इसकी वजह से भी नर्व पे कंप्रेशन हो सकता है। ये मोटे मोटे स्पाइन से जो रिलेटेड कारण है ये है। इसके अलावा कई बार स्पाइन का इन्फेक्शन हो गया या स्पाइन के ट्यूमर्स हैं, वो भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार सैक्रोइलियक जॉइंट के जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है वो भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, बिकॉज जो सियाटिक नर्व का या इनके रूट्स का जो कोर्स है वो सैक्रोइलियक जॉइंट से आगे से होते हुए जाते हैं, तो कोई भी सैक्रोइलियक जॉइंट की जो बीमारियां हैं वो भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। सियाटिक नर्व के ट्यूमर्स, जैसे आप तो खुद ट्यूमर सर्जन है तो आपको पता होगा कि कई न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, वो भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार सियाटिका के हम मिसमैच हो जाता है कई बार वास्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ भी। अगर आपको आर्टेरियल डिजीज़ है तो भी कुछ सिम्टम्स मैच कर सकते हैं, बट हमें वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन सा सिम्टम क्या है। ठीक है। तो डॉक्टर आशीष, जैसे आपने बताया कि सैक्रोइलियक जॉइंट, तो थोड़ा सा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होता है और वो कैसे करता है सियाटिका को? हाँ जी। सो सैक्रोइलियक जॉइंट, जैसे नाम में ही लिखा है, सैक्रम इज पार्ट ऑफ स्पाइन, इलियक इज पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विस जो हमारा होता है वो एक पेल्विस का जो बोन होती है वो इलियक बोन होती है। तो ये दोनों जहाँ पे जुड़ती है, जहाँ पे हमारा स्पाइन हमारे हिप जो गर्डल है उससे जुड़ता है, जो वो जॉइंट बनता है उसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट में मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, ये बहुत ही स्टेबल जॉइंट होता है, और सारा जो हमारा अपर बॉडी का वेट है वो स्पाइन से होते हुए इसी जॉइंट से के थ्रू हमारे पेल्विस और नीचे लेग्स में जाता है। जो इस जॉइंट की जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है। दैट मीन्स कि जो हमारे रोमेटॉइड से रिलेटेड, जो रोमेटॉइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उन बीमारियों में ये जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें जो कॉमन है तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इसमें ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है सैक्रोइलियक जॉइंट का। रोमेटॉइड में भी ये अफेक्टेड हो सकता है। जो सेकंड कॉमन कारण है इस जॉइंट के अफेक्ट होने का है वो है इन्फेक्शन। जैसे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इस जॉइंट का काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से जो आसपास में जो
जो टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, और क्योंकि हमारी नर्व वहीं से क्रॉस कर रही होती है सियाटिक नर्व, तो वहाँ पे उसको इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे उसको इरिटेशन होता है और हमें सियाटिका टाइप का पेन हो सकता है। तो डॉक्टर आशीष, एक और सवाल था मेरे मन में कि ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है? वो भी कुछ कुछ मैच करता है सियाटिका के? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर लोकेश। सो पायरिफॉर्मिस, हम फिर से बात करते हैं कि पायरिफॉर्मिस क्या है। पायरिफॉर्मिस एक मसल है जो कि बाउंड्री बनाती है सियाटिक, जो फोरामेन है सियाटिक नॉच की जो बाउंड्री बनाती है। ये बेसिकली बहुत छोटी सी मसल है जो कि आपके हिप को एक्सटर्नल रोटेट करती है, बाहर की तरफ मोड़ती है पैर को। तो कई बार ये किसी भी वजह से बल्कि हो सकती है, साइज इसका बड़ा हो सकता है, या एट्रोफिड होके ये फाइब्रोटिक बन जाती है। दैट मीन्स कि जो फ्लेक्सिबिलिटी जो मसल में होती है वो चली जाती है, और क्योंकि ये उस दरवाजे पे बैठी हुई थी जहाँ से नर्व आपके हिप या पेल्विस गर्डल से होते होकर थाई में जा रही है, तो वहाँ पे उस नर्व को वहाँ पे कंप्रेस कर सकती है। तो इसी को हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, और इसकी वजह से भी कई बार आपको सियाटिका हो सकता है। तो डॉक्टर आशीष, एक सवाल और था, जैसे कि सियाटिका जैसे आपने बताया कि एक सिम्टम है, वो एक लक्षण है, तो ऐसे ही और कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि सियाटिका जैसे होते हैं, मतलब उनको मिमिक करते हैं बिल्कुल सियाटिका की तरह से? तो थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल डॉक्टर लोकेश। तो डॉक्टर लोकेश, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेस भी इस चीज़ को मिमिक कर सकती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो जैसे आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो कई बार जो ब्लड की जो सप्लाई करती है हमारी नीचे की तरफ दोनों पैरों में, अगर उसमें कोई भी कहीं पे ब्लॉकेड है तो इस तरीके का पेन आपको हो सकता है, जो कि हम सियाटिका की तरह मिमिक कर सकता है। इसके अलावा कई बार है ना, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, वो भी सियाटिका की तरीके के टाइप के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकती है। और ये काफ़ी डायलेमा भी होता है जब किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटिक मेलाइटिस है और साथ में कुछ स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो हम इसमें डिफरेंशिएट भी करते हैं इस चीज़ में कि वेदर इट इज़ अ न्यूरोपैथी और वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इन द स्पाइन। तो ये हमें थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और एक तीसरा कारण है कि कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर सीवियर है, तो वेजिटेरियंस में खास करके ये कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से भी इस टाइप के सिम्टम आ सकते हैं। डॉक्टर आशीष, फिर ये सियाटिका को हमें सीरियस कब लेना चाहिए? देखिए, जैसे हमने स्लिप डिस्क वाले अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं स्पाइन में, जहाँ पे हमें इसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत अपने नज़दीकी स्पाइन सर्जन से या स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो रेड फ्लैग साइंस है कि अगर आपको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, कि आपको पेन के साथ साथ आपको जो आपकी नीचे पैर की ताकत है उसमें कमज़ोरी आ रही है, आप पंजे को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, आपके पैर की उंगलियां ढंग से नहीं चल रही हैं, ताकत नहीं मिल रही है, चलते चलते आप बार बार गिर जाते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव डेफिसिट हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत से डॉक्टर से मिलें। या प्रोग्रेसिव आपको सेंसरी लॉस हो रहा है, आपका छूने का पता नहीं चलता है, चप्पल पैर से अपने आप निकल जाती है और आपको पता नहीं चल रहा है कि पैर से चप्पल निकल गई है। फर्श आपको ठंडा फील होना चाहिए बट आपको फील नहीं हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू अदर लिम्ब, आपको कुछ भी चीज़ में गर्म पानी से नहा रहे हैं तो पता नहीं चला कि अच्छा पैर पे गर्म पानी गिर रहा है बट नहीं फील हुआ, तो ऐसा भी अगर कोई सिम्टम है तो आपको आके दिखाना चाहिए। इसके अलावा कभी ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन्स कि आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे सुनपना आ गया है आपका, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पेशाब को, आप पेशाब के लिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बाथरूम जा रहे थे रास्ते में आप नहीं जा रहे थे बट फिर भी पेशाब निकल गया, तो ऐसी स्थिति है आपकी, तो भी ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक जो रिलेटिव रेड फ्लैग साइन है वो ये है कि आपका जो पेन है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट रेस्ट। आप रेस्ट के टाइम पे हम यूजुअली जो स्पाइन से रिलेटेड कारण होते हैं, मैकेनिकल कारण होते हैं, जब बैठते हैं चलते हैं फिरते हैं तो ये इंक्रीज होते हैं, बट रेस्ट में दे शुड इम्प्रूव। बट जैसे अगर आपको रेस्ट पेन भी है तो कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, तो हमें डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मोर देन 6 वीक्स हो गए हैं, आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर लिया है, फिर भी आपका पेन सिग्निफिकेंट है या शुरुआत से ही हाईली इंटेंसिटी जो पेन की है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। डॉक्टर आशीष, अब ये हम बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, इसे कारण का आप कैसे पता करते हैं कि ये कारण है सियाटिका का, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप करवाते हैं? डॉक्टर लोकेश, इन्वेस्टिगेशन से पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट से अच्छे से बातचीत करके उसकी हिस्ट्री लें कि ये दर्द कैसे शुरू हुआ, क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं 5-10 मिनट की,
उनकी जो मेन कंप्लेंट्स क्या हैं, और कई बार हम जो पेशेंट है पेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम उनसे बातचीत करके पता लगाते हैं कि कहीं पे कमज़ोरी तो महसूस नहीं हो रही है, उनका वॉकिंग डिस्टेंस चलना फिरना तो कम नहीं हो गया है। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लक्षणों को समझना कि किस वजह से वो हमारे पास आए हैं, उससे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, फिर हम उनको एग्जामिन करते हैं, तो एग्जामिनेशन में हम देखते हैं स्पाइन को थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, हिप को एग्जामिनेशन करते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट को एग्जामिन करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट की न्यूरोलॉजी असेस करते हैं कि कई बार जो ग्रेड 4 या ग्रेड 3 की वीकनेस है वो पेशेंट खुद से नहीं एहसास होता है पेशेंट को, तो कई बार मेरे एग्जामिनेशन पे वो बाहर निकल के आती है। जो माइल्ड सेंसरी लॉस है पेशेंट को नहीं पता चलता है, तो वो एक बार हम एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है। और अगर ये सब चीज़ करने के बाद हमें माइंड में थोड़ा सा डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये चीज़ ये कारण हो सकते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे बेसिक है एक्सरे हम कराते हैं स्पाइन का। इसके अलावा सैक्रोइलियक जॉइंट भी हम उस चीज़ में कवर कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है इसमें वो MRI होता है। तो MRI में हमें खाली बोन के साथ साथ हमें जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, डिस्क हो गया, लिगामेंट्स हो गई, इसके अलावा नर्व रूट्स हो गए, हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। कहीं पे भी कंप्रेशन है हम उसका पता लगा सकते हैं। तो ये जो मेन मोडेलिटीज़ हैं वो ये है हमारी, जिससे हम डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर आशीष, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे MRI हमें कितना हेल्पफुल करता है, कितना जरूरी है, किस टाइप का आप MRI करवाते हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस आपको चाहिए होते हैं एक शियाटिका को डायग्नोसिस करने के लिए? ठीक है। सो डॉक्टर लोकेश, MRI का जैसे हमने अभी थोड़े देर पहले ही बताया कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन इमेजेस आती हैं हमें, और लगभग सभी टिश्यूज़ को जो रिलेटेड होते हैं हमें अच्छे से दिखा सकते हैं। जो अगर जो MRI हम एडवाइस करते हैं वो डिपेंड करता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के सिम्टम क्या है। अगर हम स्पाइन की बात करें, अगर मेरे एग्जामिनेशन में मेरे को लगता है कि स्पाइन मेन कोज है, तो हम लंबोसैक्रल स्पाइन का MRI कराते हैं। बट अगर मेरे को लगता है कि सैक्रोइलियक जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लंबोसैक्रल स्पाइन के साथ साथ सैक्रोइलियक जॉइंट का अलग से हम कराते हैं MRI स्पेसिफिकली बोल के। कई बार हमें लगता है कि अगर ये नॉर्मल आता है, या हमें हमारा फर्स्ट जो है हम सोचते हैं कि ये पायरिफॉर्mis सिंड्रोम हो सकता है या पेल्विस में कोई रीज़न है, तो हम MRI पेल्विस विद बायलैटरल हिप्स भी करा सकते हैं, जिसमें हमें जो पायरिफॉर्मिस मसल है उसका बल्क भी दिख जाता है, और पेल्विस के बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता चल जाते हैं। सियाटिक नर्व का खुद का जैसे ट्यूमर है, जैसे हमने डिस्कस किया था न्यूरोफाइब्रोमा, वो सब हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार अगर हमारे इन सब MRI के भी कुछ नहीं निकलता है, तो हम MR न्यूरोग्राफी भी करा सकते हैं। सो ये थोड़ा सा एक एडिशनल MRI का सीक्वेंस है, जिसमें हम पूरी की पूरी नर्व रूट्स को ऊपर से लेकर नीचे तक, सियाटिक नर्व को नीचे तक ट्रेस कर सकते हैं MRI पे, और कहीं पे भी उसमें कोई लीजन है, कोई स्मॉल ट्यूमर है, वो हम उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या कहीं पे भी नर्व इम्पिंज हो रही है सियाटिक फोरामेन में, पेल्विस में, या थाई में भी कोई फाइब्रोटिक बैंड है, ऑल दोज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड। डॉक्टर आशीष, CT स्कैन का कोई इसमें रोल रहता है सियाटिका के डायग्नोसिस से? CT स्कैन का जो रोल हमारा थोड़ा सा लिमिटेड है सियाटिका में, क्योंकि अगेन वो बोनी एनाटॉमी को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। बट कहीं पे जब हम डायग्नोस्टिक डायलेमा में होते हैं, सपोज सैक्रोइलियक जॉइंट है, हमें पता नहीं चल रहा है वेदर इट इज़ इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी, तो हम कई बार CT के कट्स ले लेते हैं। तो CT से हमें अगर बोन डिस्ट्रक्शन है, तो विच टाइप ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, अगर फ्रैंक बोन डिस्ट्रक्शन है तो हम इन्फेक्शन की तरफ, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं। अगर सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस है, दैट मीन्स कि जॉइंट के जस्ट नीचे ही बोन हार्ड बनी हुई है, बट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बोन का थोड़ा सा लाइसिस हो गया है, बोन वहाँ से खत्म हो रही है, तो वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसके अलावा जो CT स्कैन का एक और पर्पस है कि अगर हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमें कोई इंटरवेंशन करना है तो हमारी प्लानिंग में थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है CT स्कैन। डॉक्टर आशीष, ये डायग्नोस्टिक इंजेक्शन क्या होता है, वो कितना हेल्पफुल होता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कितना जरूरी होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, डायग्नोस्टिक इंजेक्शंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फ्रैंक डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है कि पेशेंट को सिम्टम काफ़ी ज़्यादा है, हमने जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सारी करा ली हैं, बट हमें रीज़न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो हम कई बार जो नर्व रूट्स जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से नर्व बाहर निकलती है, कोई पर्टिकुलर नर्व है जहाँ पे हमें लग रहा है कि ओके ये थोड़ा सा कंप्रेशन यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पर डिस्क डिजेनरेटेड है, बट नर्व पे इतना सिग्निफिकेंट कंप्रेशन नहीं है, तो हम वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उस नर्व रूट के अराउंड जाके नर्व को नम करने वाला इंजेक्शन डाल देते हैं। अगर उससे पेशेंट का पेन चला जाता है, तो दैट शोज़ कि हाँ, इसी नर्व जो थी ये मेन कारण है जिसकी वजह से पेन ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसीलिए हम इनको डायग्नोस्टिक इंजेक्शंस बोलते हैं। कई बार जब हम यही चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसी समय पे हम स्टेरॉइड वहीं पे डाल देते हैं इंजेक्शन के दौरान ही, ताकि अगर मान लीजिए वो इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से, तो स्टेरॉइड जो एज ए मेडिकेशन वहाँ पे एक्ट करेगा
तो डायग्नोस्टिक प्लस थेरेपेटिक इंजेक्शन हो गया। डॉक्टर आशीष, आप इसको ट्रीट कैसे करते हैं सियाटिका? तो अगेन सियाटिका का जो ट्रीटमेंट है वो कारण के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस वजह से है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें डायग्नोसिस में पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम मिलता है, पायरिफॉर्मिस अगर मेन कारण है इस चीज़ का, तो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि पायरिफॉर्मिस को रिलैक्स करें। तो उसमें हम बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, पेशेंट को पर्टिकुलर कुछ बताते हैं कि आपको इस पोजीशन में आप करके होल्ड करें ताकि जो नर्व जो मसल है वो स्ट्रेच करे, थोड़ा सा रिलैक्स करे। अगर उससे आराम नहीं होता है तो हम कई बार जो पायरिफॉर्मिस है उसमें कोई इंजेक्शन भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसकी जो सूजन है वो कम हो सकती है। इसके अलावा कि कई बार सैक्रोइलियक जॉइंट है, अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो ये अगर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो हम रोमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट में, उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके हिसाब से उनका सियाटिका ठीक होता है। अगर इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कोई बायोप्सी करना है तो बायोप्सी करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और वो कंफर्म हो जाता है तो हम उनकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, या अगर पायोजेनिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम उसकी दवाइयाँ उनमें देते हैं। अगर स्पाइन इसमें मेन कारण है तो स्पाइन का हम देखते हैं कि वजह क्या क्या है, स्लिप डिस्क है, लाइसिस है, लिस्थेसिस है, कि क्या कारण है। फिर उस कारण का हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। दैट मीन्स कि हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए दवाइयाँ देते हैं, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट इन्हीं सब चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं, जिसमें हम थेरेपेटिक इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को। डॉक्टर आशीष, अब सियाटिका एक सिम्टम है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहता है सर अभी तो एक बार मेरा सिम्टम को आप ट्रीट कर दीजिए, तो आप कौन कौन सी मेडिकेशन यूज करना चाहेंगे या क्या देते हैं, और उन मेडिकेशन के क्या कितना इफेक्ट आता है और कितना क्या क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं उन मेडिकेशन? बिल्कुल। देखिए, जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं दैट वो शुड ट्रीट द सिम्टम, ताकि पेशेंट को हम दूसरी मोडालिटीज़ से थोड़ा सा पेशेंट को सेटल डाउन करें और सिम्टम्स को थोड़ा सा रिड्यूस करें। तो बेसिकली आपको कंफर्टेबल करती हैं ताकि हम आपके जो मेन कारण है उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो मेन लाइन ड्रग्स हैं वो एनसेड्स हम बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। ज़्यादातर हम प्लेन कोशिश करते हैं कि पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी के हिसाब से उन ड्रग्स को यूज़ करें और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी पेन इंटेंसिटी माइल्ड टू मॉडरेट है तो प्लेन पैरासीटामोल भी काम कर सकता है, बट अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हायर क्लास ऑफ ड्रग्स देते हैं इन सब चीज़ों में। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें पेशेंट के सारे चीज़ें देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो इनके कोई ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर इन सब चीज़ों से इससे आराम नहीं मिल रहा है या पेन इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम कई बार ऑपियोइड रिलेटेड जो मेडिकेशंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे थोड़ा सा पेन बेटर रिलीफ होता है इन सब में। इसके अलावा बहुत सारी अलग क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें मेनली एंटी कन्वल्सेंट टाइप के ड्रग्स आ गए, या न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे गाबापेंटिन हो गया या प्रीगाबालिन हो गया। तो ये सॉर्ट्स भी हम सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, और इनका डोसेज हम वही अगेन डिसाइड करते हैं पेशेंट को सिम्टम क्या है। इनका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो सेडेशन होता है। इसके अलावा कोई ऐसा मेजर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है इन सब दवाइयों का, और इनको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं कि टिल देन आपकी जो फिजियोथेरेपी है या एक्सरसाइजेज हैं दोज थिंग्स टेक ओवर, ताकि आपका जो फिर जो पेन जो एक साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड देन वी कम टू नॉर्मल नॉन मेडिकेटेड मैनेजमेंट। डॉक्टर आशीष, फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल थेरेपी कितना हेल्पफुल रहता है सियाटिका में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगेन कारण है, जैसे मैंने बताया, अगर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो हमारा जो मेन फ्रंट लाइन है दैट इज मैनेजमेंट इज फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, जिसको हम बोलते हैं। ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट को हम गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है इस चीज़ में, डायग्नोसिस बना के हम उनको देते हैं। देन दे स्ट्रेच द मसल, रिलैक्सेशन उसका करते हैं। अगर आपको एक्यूट पेन है तो उनके पास दूसरी मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे IFT हो गया, टेंस हो गया, जिससे भी पेन काफ़ी रिलीफ होता है। और पेन जब रिलीफ हो रहा होता है तब साथ में ये जो स्ट्रेचिंग्स वगैरह है वो कराते हैं। वंस पेन इज़ रिलीव देन हम रिहैबिलिटेशन वाले फेज़ में आते हैं, जिसमें वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराते हैं ताकि ये रीअकर ना हो। सेम थिंग गोज़ फॉर अब स्पाइन के जो कारण होते हैं उनके लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं, जैसे थोरैकोलम्बर फेशिया है उसको स्ट्रेचिंग कराते हैं, क्योंकि पेन की वजह से ना आपकी बॉडी में मसल्स टाइट हो जाती है, फेशिया टाइट हो जाती है, तो उनको रिलीज़ करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। एंड अगेन जब पेन एक बार रिलीफ हो जाए देन उसको वो
रिहेबिलिटेशन फेज में हम जाते हैं ताकि रिकर ना करें। दैट इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अगर आपका कोर वीक है तो हम कोर स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। बैक एक्सटेंसर्स वीक है तो बैक एक्सटेंसर्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपकी जो ग्लूटियर मसल्स हैं हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आपका जो बैठने का या खड़े होने का तरीका है उस पर फ़र्क पड़े, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो डॉक्टर आशीष, इसके अंदर रेस्ट रिकमेंडेड रहता है सियाटिका के सिम्टम में? देखिए, जो करंट रिकमेंडेशंस हैं उनमें हम यूजुअली रेस्ट नहीं रिकमेंड करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन है और आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक ऑफिस लाइफ है, देन हम मिनिमम 2 से 3 दिन का हम रेस्ट पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं। और उस रेस्ट के दौरान भी हम पेशेंट को ये नहीं बोलते कि आपको बेड रिडन रहना है। हम मेन आइडिया है कि हम आपको मोबाइल रखें। दैट मीन्स कि आप घूमें फिरें, डेली एक्टिविटीज़ चालू रखें। उस चीज़ के लिए कोई भी हेल्प चाहिए होती है, वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। कि अगर उनको कुछ मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वी गिव देम। फिजिकल थेरेपिस्ट है वो उनको थोड़ा सा इंकरेज करता है मूवमेंट करने के लिए। बिकॉज ये देखा गया है कि जो पुरानी थी प्रॉब्लम, जो पुराने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थे उनमें हम पेशेंट्स को लंबे समय तक बेड रेस्ट पे रखते थे, बट ये देखा गया कि उनसे जो प्रॉब्लम का हल नहीं होता है, सिम्टम कम हो जाते हैं, बट जो डिजीज़ प्रोग्रेस ही करती है उनसे। तो डॉक्टर आशीष, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम रेस्ट करवाते थे पेशेंट को सियाटिका की प्रॉब्लम में, तो अब वो पेशेंट को बेटर है कि वो एक्टिविटी करता रहे? बेयर मिनिमम एक्टिविटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ जो आपको चाहिए वो इम्पोर्टेंट है कि उसको चालू रखें और जितना जल्दी हो सके अपना वर्क प्लेस में भी जाए। डॉक्टर आशीष, ये थेरेपेटिक इंजेक्शन का क्या रोल रहता है? कौन कौन से इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं सियाटिका में? सो थेरेपेटिक इंजेक्शन हमने डिस्कस, डायग्नोस्टिक इंजेक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने डिस्कस किया था, उसमें बस यही होता है कि जब हमने एक बार डायग्नोसिस बना लिया है कि ओके ये कंप्रेशन की वजह से नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से है, या कई बार पेशेंट जो हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए बट किसी भी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, हाई रिस्क है, सिस्टमिक कारण है, तो कई बार हम थेरेपेटिक इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो अगर कोई स्पेसिफिक नर्व रूट है उस पर कंप्रेशन है तो हम वहाँ पे जाते हैं, या पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस है तो हम पूरी कैनाल में ही इंजेक्शन डालते हैं, जिसमें मेनली जो हम यूज़ करते हैं ड्रग वो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड्स होते हैं, ताकि जो पूरे सिस्टमिक उनका साइड इफेक्ट कम होते हैं, जहाँ पे काम करना होता है वहीं पे काम करते हैं, जिससे आपको पेन में रिलीफ आ जाता है। हम कई बार सैक्रोइलियक जॉइंट में भी स्टेरॉइड डाल सकते हैं अगर वो नॉन इन्फेक्टिव कारण की वजह से हो रहा है, या कई बार हम पाइरिफॉर्मिस मसल में भी स्टेरॉइड डाल देते हैं अगर वो इन्फ्लेम्ड है, नॉन इन्फेक्टिवली इन्फ्लेम्ड है किसी भी वजह से। तो इन सब से क्या होता है कि आसपास की जो टिश्यू की सूजन है वो कम हो जाती है और पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। बट मैं आपको इस चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये जो थेरेपेटिक इंजेक्शन हैं ये आपको, या जो मेडिकेशंस है ये आपको बस टाइम बाय करते हैं, आपको कुछ दिनों के लिए सिम्टम फ्री कर देंगे, बट आपको इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइजेस करें, फिजियोथेरेपी करें, जो डॉक्टर बता रहे हैं आपको लाइफस्टाइल में वो मॉडिफिकेशन लाए ताकि ये पेन रिकर ना करे। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं थेरेपेटिक इंजेक्शन, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है कि ये इंजेक्शन एक स्पेशलाइज्ड बंदे को ही लगवाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन ही अगर एडवाइस करे, या ये कहीं पर भी ये इंजेक्शन मिल सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि ये इंजेक्शंस टारगेटेड होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिसाइड करना कि किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है। सो वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से ही लगाएं जो स्पाइन में रेगुलरली डील कर रहे हैं। तो डॉक्टर आशीष, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन इंजेक्शन से? इंजेक्शंस का एक जो, अगर सिंपल से सिंपल बात करें तो इंजेक्शन की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक एक्सटर्नल चीज़ को अंदर डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कई बार जो स्टेरॉइड जो हम यूज़ करते हैं उसमें अगर पार्टिकुलेट मटेरियल रह जाता है वो, तो कई बार जो आर्टरी या वेन है जो हमारी नर्व को, स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही हैं, उनको भी ब्लॉक कर सकता है। और हमने देखा है कि कई बार जो ड्यूरा नाम की एक चीज़ होती है जो नर्व के चारों तरफ होती है, तो अगर हम बार बार इंजेक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको एक बार रिलीफ हो गया तो वो रादर देन चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करने के बजाय वो 3-4 महीने में फिर से लगा लेते हैं, फिर 3-4 महीने में फिर से लगा लेते हैं, तो उनमें जो बाहरी परत है वो बहुत थिन हो जाती है वहाँ पे। और इसके अलावा एडहेशंस बन सकते हैं, मतलब सारी नर्व्स हैं उसके आसपास वो आपस में चिपक जाती हैं और फिर वो खुद एक कारण बन जाता है इन सियाटिका जैसे सिम्टम्स का। तो डॉक्टर आशीष, इनका रिजल्ट कैसा रहता है थेरेपेटिक इंजेक्शंस का? देखिए, जो इन थेरेपेटिक इंजेक्शंस का अगर हम देखते हैं कि अगर हम उन केसेस में लगाते हैं कि जहाँ पे फ्रैंक कंप्रेशन नहीं है और इन्फ्लेमेशन मेन कारण है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। जहाँ पे फ्रैंक कंप्रेशन है और वहाँ पे हम इंजेक्शन लगा देते हैं तो थोड़े से रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। अगेन, ये पेन
जो पेन मैनेजमेंट है, ये हम सिम्टम को ठीक कर रहे हैं, इससे बीमारी को ज़्यादातर हम ठीक नहीं करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम आपको टाइम बाय करें। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस में आपको 5 से 6 महीने तक आराम मिल जाता है, और उस टाइम तक आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, अपना वेट लॉस करें, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करें। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो उन लोगों में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट आए। बट अगर खाली इसके भरोसे बैठ के अगर आप और कुछ नहीं करते हैं तो सिम्टम्स रिकर हो सकते हैं। डॉक्टर आशीष, आप अपने पेशेंट को कब एडवाइस करते हैं कि अब उनको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, या किन किन कारणों में सर्जरी जरूरत होती है? तो डॉक्टर लोकेश, जो सर्जरी है वो हमारे लिए हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज अगेन ये थोड़ा सा इंटरवेंशन होता है जिसमें हम वी कट थ्रू द टिश्यूज़, और इसीलिए हम अवॉइड करते हैं सर्जरीज़ को। बट कुछ जगह पे हमें सर्जरीज़ की तरफ जाना ही पड़ता है। वो होते हैं रेड फ्लैग साइंस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि अगर उनमें से कोई भी प्रेजेंट है पेशेंट को, तो हम पेशेंट को प्राइमरी जो ऑप्शन देते हैं वो सर्जिकल देते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ रेड फ्लैग साइंस को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को जानना, कि अगर आपको प्रोग्रेसिव म्यूजिकल डेफिसिट है, दैट मीन्स कि आपका जो पैर में सुनपना आ गया है, या पैर में वीकनेस है जो कि बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपका फुट ड्रॉप हो गया है, पंजे के ऊपर नहीं चला पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका सुनपना बढ़ रहा है, पैर के बहुत सारे हिस्सों में आपको बार बार सुनपना हो जाता है, वो बढ़ रहा है, और इसके अलावा लैट्रिन पेशाब के प्राइवेट पार्ट्स में आपको सुनपना आ गया है, और आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, और बहुत सारी दवाइयाँ हमने दे दी हैं, उनसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या मोर देन 6 वीक्स हो गए, हमने सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके देख लिया है, इंजेक्शन लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट फिर भी सिम्टम्स हैं ही। तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट्स को हम सर्जिकल, अगर कोई भी कारण है जिसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, तो हम उसके लिए सलाह देते हैं। डॉक्टर आशीष, अब हम बात करते हैं सर्जिकल क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि क्या क्या ऑप्शन हम पेशेंट्स को दे सकते हैं सर्जरी के। देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट सर्जरी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये काफ़ी ब्रॉड डिस्कशन हो जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कारण है उनकी सर्जरी बता दूँ। कि अगर सपोज पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है और हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देख लिया है, वो फिर भी रह रहा है, तो हम पायरिफॉर्मिस मसल को रिलीज़ कर सकते हैं। छोटा सी सर्जरी होती है जिसमें हम मसल को सिर्फ कट कर देते हैं, जिससे वो रिलीज़ हो जाती है, तो प्रेशर कंप्रेशन चला जाता है। अगर कोई ट्यूमर है, नर्व का ट्यूमर है, तो हम उसको निकाल देते हैं, इंडिकेशन हो तो। अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम अगर कोई पस है तो उसको निकालते हैं सर्जरी के दौरान। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको हर्निएटेड डिस्क है तो हम उसको दूरबीन की सहायता से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से उस जो डिस्क का टुकड़ा है जो नर्व पे कंप्रेशन कर रहा है, हम उसको निकाल सकते हैं। आपको लिस्थेसिस है, लाइसिस है, तो हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष, इन सर्जरीज का कितना कैसा आउटकम रहता है? देखिए, आजकल जितने भी स्पाइन की सर्जरीज हैं उनके एक्सेलेंट आउटकम्स हैं, अगर आप टाइम से सर्जरी कराते हैं तो। ये जो मैंने बताया, डेफिसिट होने से पहले आप टाइम से अगर आप हमारे पास आते हैं और हम सर्जिकल इंटरवेंशन को जहाँ पे इंडिकेटेड है करते हैं, तो इनके एक्सेलेंट आउटकम्स हैं। आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज से हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस को भी ठीक कर सकते हैं, हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। इन सर्जरीज में हार्डली 7 mm to 1 cm का इंसिजन होता है, जिससे हम दूरबीन से को अंदर डाल के दूरबीन से ही हम सर्जरी करते हैं, टुकड़े को निकाल देते हैं, या कोई बोनी कंप्रेशन है उसको हम कट आउट कर देते हैं। एक्सेलेंट आउटकम, पेशेंट नेक्स्ट डे वो करना शुरू कर देता है, एंड दे आर टोटली सेटिस्फाइड। डॉक्टर आशीष, जैसे कि अब ये सर्जरी के लिए कुछ रिजल्ट आपने बताया कि कैसा रिजल्ट रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, या किन पेशेंट्स में रिजल्ट अच्छे आएंगे, किन पेशेंट में खराब आएंगे, तो कैसे कौन से फैक्टर्स होते हैं और वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, तो डॉक्टर लोकेश, ये बहुत सारा ब्रॉड क्वेश्चन हो गया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर्जिकल आउटकम के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम नर्व से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, तो नर्व कितनी डैमेज है टाइप ऑफ सर्जरी। सपोज कि आप किसी पेशेंट को सियाटिका है, वो 4-5 साल से चले जा रहा है, उसको नीचे डेफिसिट भी हो गया है, पैर में सुनपना है, काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम सर्जरी करते हैं तो हमारा मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि ये चीज़ें प्रोग्रेस ना करें, वो कितना रिकवरी होगी, उसमें हमारे हाथ बंधे होते हैं, बिकॉज क्योंकि जो डैमेजेस हैं नर्व में वो हो चुके हैं, तो थोड़े से रिजल्ट हमारे कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, इसीलिए टाइम से सर्जरी कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपका सिस्टमिक बीमारियां क्या क्या हैं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक न्यूरोपैथी साथ में है, या पेरिफेरल वास्कुलर आर्टेरियल डिजीज़ हैं वो भी आपको साथ में हैं, आप मॉर्बिड ओबेसिटी है आपको,
या आप स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद आपके हमने सर्जरी कर दी, उसके बाद भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो थोड़े रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं इन सब फैक्टर्स की वजह से। बट ये पेशेंट स्पेसिफिक बहुत होता है, इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, बट ये मेजर फैक्टर्स है जिनसे जो मैं आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर आशीष, जैसे कि आपने अभी ओवरऑल जनरल आइडिया दे दिया है कि सियाटिका क्या है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं आपसे ना कुछ जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि हमारे दर्शकों ने हमें मेल किया है, हमें व्हाट्सएप किया है, तो एक एक करके हम उन सवालों को लेते हैं। तो डॉक्टर आशीष, पहला सवाल है, एक हमारे पेशेंट ने पूछा है कि वो एक प्रेग्नेंट है और उन्हें सियाटिका का पेन है और अभी उनकी 4 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, क्या ये पेन उनका प्रेगनेंसी के बाद चला जाएगा? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान सियाटिका अगर आपको पहले से है तो थोड़े सिम्टम इंक्रीज हो जाते हैं, या कभी डी नोवो सियाटिका भी, नया सियाटिका के सिम्टम शुरू भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में आप खुद का वेट गेन होता है, बेबी आपका जो पेट में है उसका भी वेट आपका ऐड होता है जो कि स्पाइन को कैरी करना पड़ता है, और जो जितना भी वेट गेन होता है ज़्यादातर फ्रंट में होता है स्पाइन के, तो ये स्पाइन के लिए मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स पोस्ट प्रेगनेंसी हट जाते हैं, तो चांसेस यही होते हैं कि आपका सियाटिका का पेन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि उनको कैसे सोना चाहिए, सियाटिका का पेन है तो उनको किस पोजीशन में सोना चाहिए? तो देखिए, जो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि आपको किस तरीके से सोना है, जिस भी पोजीशन आपको जो आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप ले सकते हैं। और जो जनरल रिकमेंडेशंस हैं वो ये होती है कि अगर आप स्ट्रेट सो रहे हैं तो आप नी के नीचे आप कोई भी तकिया लगा सकते हैं, जो लगा सकते हैं, जिससे आपका जो घुटना है वो 20 से 30 डिग्री पे बेंड रहे, तो जिससे सियाटिक नर्व थोड़ी सी रिलैक्स रहती है। अगर आप करवट लेके सो रहे हैं तो थोड़ा सा हिप और नी को बेंड करके सोएं, जिसकी वजह से फिर अगेन अपनी जो स्पाइन जो सियाटिक नर्व है थोड़ी सी रिलैक्स रह सकती है। जब आप करवट लेके सो रहे हैं तो कोशिश करें कि गर्दन के यहाँ पे जो आपका शोल्डर की जो ब्रेड्थ है उतना तकिया लगा दें, ताकि आपकी नेक भी स्ट्रेट रहे, आपकी जो हिप और जो नीज है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री के अराउंड बेंड रहे। और इसके साथ साथ आप दोनों घुटनों के बीच में भी पतला तकिया ले सकते हैं ताकि वो अंदर की तरफ बेंड ना हो। एक हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक टाइप का मैट्रेस रिकमेंड करेंगे या किस टाइप का मैट्रेस हमें जनरली यूज करना चाहिए ताकि हमें सियाटिका जैसी प्रॉब्लम ना हो? देखिए, मैट्रेस एज सच इज नॉट ए कॉज फॉर सियाटिका, बट जो रिकमेंडेशंस है स्पाइन के लिए जो हेल्दी जो रहता है वो इट शुड बी ए फर्म मैट्रेस। सो फर्म मैट्रेस का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जब आप मैट्रेस पे लेट रहे हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड मेंटेन इट्स रिजिडिटी, वो अपने जो बना के रखे, बट वो इतना ज़्यादा उस पर कुशन इतना ज़रूर हो कि आपके जो हार्ड बोनी पार्ट्स हैं, जैसे एंकल के अराउंड हो गया, शोल्डर गर्डल के अराउंड हो गया, तो वहाँ पे वो आपको कंफर्ट दे, वहाँ पे वो ऐसा आपको ऐसा ना हो कि भाई हार्डनेस की वजह से इतना ज़्यादा हार्ड हो गया कि वहाँ पे आपको इट इज़ अनकंफर्टेबल फॉर यू। तो इट शुड बी ए फर्म कंसिस्टेंसी जो कि जिस पे आप कंफर्टेबल रहें। तो सियाटिका के मरीज को किस पोजीशन में बैठना चाहिए जनरली? तो अगेन जैसे बैठते समय अगर सियाटिका है आपको तो कोशिश करें कि आपके पॉकेट में कुछ ना हो, क्योंकि सियाटिक नर्व वहीं से जा रही होती है हमारी, तो यूजुअली पर्स हम अगर मेल्स हैं तो वहाँ पे रख लेते हैं, तो वो ना हो। बैठते समय कोशिश करें जैसे पूरा जो हिप्स है वो चेयर के पीछे की तरफ लगे रहें, आप स्ट्रेट बैठें, आपका जो हेड है वो आपके पेल्विस की सिधाई में रहे, बिल्कुल एक लाइन में दोनों ही रहें, स्लाउच करके ना बैठें, आगे झुक के ना बैठें, आपका जो फीट है दो शुड टच ग्राउंड, मतलब पैर पे रखे रहे, ना तो पैर ज़्यादा हवा में लटके, जैसे चेयर अगर ज़्यादा ऊंची हो जाती है या चेयर बहुत नीचे है तो आपको नी ज़्यादा बेंड करना पड़ जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नी अराउंड 90 डिग्रीज के रहने चाहिए जब आपके पैर नीचे ग्राउंड पे टच हो। डॉक्टर आशीष, एक हमारे दर्शक का सवाल है कि जैसे ज़्यादातर आजकल हम उनको मना करते हैं ऑर्थोपेडिक में फॉरवर्ड बेंडिंग, तो आपका क्या उसमें नोट है कि फॉरवर्ड बेंडिंग करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो फॉरवर्ड बेंडिंग के ऊपर जो हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी लंबर स्पाइन का जो शेप है दैट इज़ लॉर्डोटिक, मतलब अगर हम उसको बात करें, अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ कि जो स्पाइन है वो एक सी बनाती है जो कि बैक की तरफ आर्च रहती है। जब हम आगे फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो अगर हम वेल ट्रेन नहीं है तो हम कोशिश करते हैं स्पाइन को बेंड करने की फ्रंट में। जब हम ऐसा करते हैं तो अगर हमारी डिस्क डिजेनरेटेड है या पहले से आपका स्लिप डिस्क है या आपका अभी डिजेनरेट हो गया है बट अभी स्लिप डिस्क हुआ नहीं है, तो इसमें स्पाइन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है इस पोजीशन में जब हम स्पाइन को बेंड करते हैं, बिकॉज वो उसका नॉर्मल कर्वेचर नहीं है।
तो इसीलिए बेटर ये होता है कि आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर ट्रेनिंग आपको स्पाइन के बजाय हिप और नी को यूज़ करते हुए बेंड करना होता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से लोकेश हम जब एक्सरसाइजेस बताएंगे स्पाइन की कभी, तो एक वीडियो कर लेते हैं कि हाउ यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड एंड लिफ्ट थिंग्स। बट जो नॉर्मल रिकमेंडेशन वो यही है कि स्पाइन को आर्च करके रखना है एंड विद दैट स्पाइन पोजीशन यू कैन बेंड फॉरवर्ड। बट जब तक आप ट्रेन नहीं है इस चीज़ को करने के लिए तो अवॉइड करें। बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब। एक अब सवाल है कि एक दर्शक ने पूछा है कि उन्हें sciatica है, उनको कितना टाइम लग जाएगा sciatica जाने में? देखिए, ज़्यादातर जो सिम्टम है वो 2-3 हफ्ते लेते हैं ठीक होने में, कई बार ये 5 से 6 वीक भी ले सकते हैं। अगर आपका मोर देन 6 वीक्स तक आपके सिम्टम रह रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप स्पाइन स्पेशलिस्ट को एक बार कंसल्ट करें। एक दर्शक पूछ रहे हैं क्या ये हमेशा के लिए हील हो जाएगा या ये बार बार आएगा जाएगा या फिर कभी दोबारा भी आ सकता है? देखिए, कारण मैं अगेन, क्योंकि sciatica एक सिम्टम है, कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई रिवर्सिबल कारण है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार आए। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करके रिहेबिलिटेट अपने आप को करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हो सकता है कि कभी भी आपको आगे जाके तकलीफ ना दे। अगर कोई ऐसा कारण है जिसको हम मॉडिफाई करके ठीक कर सकते हैं तो ये इरिवर्सिबल टाइप की ही चीज़ें होती हैं, वापस नहीं आती, वापस आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट अगर कोई ऐसा कारण है कि जो जैसे आपकी कोई स्लिप डिस्क है, आपका पेन ठीक हो गया है, अगर वो फिर से स्लिप डिस्क इंक्रीज होती है तो ये आपको लेकर हो सकता है। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि उनको sciatica का पेन है और वो पैर तक जाता है, अब उन्हें क्या लगाना चाहिए? क्या उन्हें बर्फ से सिकाई करनी चाहिए या फिर हीटिंग पैड से सिकाई करनी चाहिए? तो अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकें। देखिए, ये फिजिकल थेरेपी का पार्ट है, फिजियोथेरेपी का पार्ट है, बट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको अक्यूट पेन है, अभी 2-4 दिन से ही पेन शुरू हुआ है, तो आप आइस बेहतर बताते हैं कि वहाँ पे वो जो इन्फ्लामेशन है, जो ब्लड रश कर रहा है, तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, आपका पेन भी बेहतर करता है, वहाँ पे सूजन नहीं होने देता है। बट जब अगर आपको क्रॉनिक है, मतलब 4-5 दिन हो गया उसके बाद भी पेन कंटिन्यूस रह रहा है, तो हीट को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, थोड़ा सूदिंग करती है, मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, क्या ये एक्सरसाइज अब उनको हमेशा लाइफ टाइम करनी पड़ेगी? हाँ जी, तो देखिए, ये पेशेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई एक जनरल ऐसे नहीं है कि आप ये जाके ये सारी एक्सरसाइज करें और हर पेशेंट को इसी से आराम मिल जाएगा। तो बेटर है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट और स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले, वो दोनों मिलके आपको बताएंगे कि ये बीमारी है, इसका ये कारण है और इसके लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है। और देखिए, एक्सरसाइजेज शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। वो ऐसा नहीं है कि आपको जब तक पेन था तो आपने एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दी, तो इसीलिए रिकरेंस भी इसलिए ज़्यादा होता है। तो एक बार आप एक्सरसाइज सीख लें तो उसको आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बनाएं, हर रोज सुबह एक्सरसाइज करें या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है। डॉक्टर आशीष, एक हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं क्या ये sciatica प्रिवेंटेबल है या फिर आप इसके बारे में कोई सजेशन दें कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, sciatica को प्रिवेंट करने के लिए आपको रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो अगर हम जनरली बात करें, अच्छी हैबिट्स लेना है तो एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपनी कोर को स्ट्रेंथन करें, ठीक है, आपके जो बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, अपना पोस्चर सही रखें, आगे झुक के या स्लाउच करके ना बैठें, चलते फिरते समय भी अपना पोस्चर मेंटेन करें, अपने जो पेल्विक गर्डल है या अपनी जो हैमस्ट्रिंग है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें, स्मोकिंग ना करें, अगर करते हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दें, और ओबेसिटी ना गेन करें, ज़्यादा वेट गेन ना करें, अगर ओबेसिटी है तो काम करें उस चीज़ को कम करने के लिए। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं sciatica होने के लिए। डॉक्टर आशीष, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या ये sciatica का पेन दोनों पैरों में भी हो सकता है एक साथ या फिर वो किसी एक ही पैर में होता है एक बार? देखिए, रेयर है, बट अगर जैसे लंबर कैनाल सिनोसिस है तो उस स्थिति में दोनों तरफ हो सकता है। डॉक्टर आशीष, एक हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं क्या ये sciatica का पेन एकदम सडनली हो जाता है या फिर पहले कुछ हल्के सिम्टम आते हैं फिर वो एकदम सीवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं? बिल्कुल, ये इंसिडियस ऑनसेट भी हो सकता है। दैट मीन्स कि आप कल तक बिल्कुल सही थे, आज सुबह उठे तो आपको आज से पेन हो गया। ये कारण अगेन फिर रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, डिस्क एकदम बाहर निकल जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, तो आपको ये एकदम भी शुरू हो सकता है। डॉक्टर आशीष, एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि उनको बटक में पेन है, तो क्या ये पेन हिप जॉइंट की वजह से भी हो सकता है? देखिए, हाँ, ये हिप जॉइंट यूजुअली हमारा जो पेन होता है वो फ्रंट में आता है, ग्रोइन के एरिया में आता है। जो अगर आपके बटक्स में पीछे की तरफ पेन है तो ज़्यादातर कारण ये सैक्रोइलियक जॉइंट या स्पाइन के कारण की वजह से होता है। बट इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है आप किसी डॉक्टर से मिले जो आपका एग्जामिन करेगा, क्योंकि हिप जॉइंट के एग्जामिनेशन, अगर आपको हिप जॉइंट की वजह से पेन है तो उसके एग्जामिनेशन में कुछ अलग फाइंडिंग्स निकलती हैं।
सैक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन के एग्जामिनेशन में कुछ अलग फाइंडिंग्स निकलती हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बेहतर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से जाके मिलें इस चीज़ की। डॉक्टर आशीष, अब ये हमारा आखिरी सवाल है, तो इसमें हमारे दर्शक पूछ रहे हैं क्या ये सियाटिका का पेन एंकल या लेग में स्वेलिंग भी कर सकता है या नहीं कर? नहीं, देखिए ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ओपीडी में पूछा जाता है कि पेन भी हो रहा है और ये सूजन भी आ गई है दोनों तरफ। तो देखिए, जो सियाटिका की कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आए, ठीक है। अगर आपके पैरों में सूजन है तो बेहतर है कि आप एक जनरल फिजिशियन से मिलें, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से, अगर आप ओल्ड एज है खास करके, तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट कारण हैं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, डीवीटी हो सकता है, तो जो आपके वेन्स में खून जम जाता है उसकी वजह से आपको हो सकता है, आपको हार्ट की बीमारी की वजह से हो सकता है, लिवर की बीमारी की वजह से हो सकता है, किडनी की बीमारी की वजह से हो सकता है, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में भी कई बार सूजन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है। सियाटिका पर से जितने भी हमने अभी कारण डिस्कस करे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पैरों में सूजन आएगा। पेन हो सकता है, सुनपना हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर आशीष, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा डॉक्टर लोकेश। थैंक यू डॉक्टर आशीष। तो दर्शकों, होप है, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जो भी सवाल आपने हमें भेजे हैं, हमें जो ईमेल किए थे, और हो सकता है कि आपके मन में अभी भी कोई सवाल बचे हों तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।